कहते हैं कि जंगली कुत्ते जब आवारा बिल्लियां मार लेते हैं तो वो बड़े वहम में हो जाते हैं कि शेर का शिकार करना तो अब आसान है। तूने अपने वीडियो में कहा कि मैंने इंदौर में एक साइबर कैफे से मोहम्मद जलील खान बनकर एक होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी है और मैं इसी होटल में काम भी करता था जहां पर मैं चिल्लर चोरी करते हुए धरा गया, जिसके बाद मुझे होटल प्रबंधन द्वारा ऐसी लात मारी गई, बड़ी स्टाइल से बोलता है, ऐसी लात मारी गई कि मैं सीधा सागर से इंदौर जाकर गिरा। अकाउंट्स में हेरफेर को लेकर होटल प्रबंधन ने तुरंत इसे गेट पर खड़ा करके इसके पिछवाड़े पर ऐसी लात मारी कि ये सीधा सागर से जाके इंदौर में गिरा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मोहम्मद जलील के नाम से एक फर्जी ईमेल आईडी बनाकर सागर के प्रशासन और उसी होटल के प्रबंधन को एक फर्जी ईमेल भेजा, जिसमें उसने होटल में और सागर की कई कुछ अन्य जगहों पर भी बम लगाने की धमकी दे डाली। यह फर्जी मेल इंदौर की साइबर कैफे से किए गए हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। और जिस होटल का नाम तू वीडियो के माध्यम से दिखा रहा है वह दीपाली होटल है, तो जाहिर सी बात है कि यह होटल मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह की है। तो उनसे जाकर पूछ कर आ कि मैंने कब और कैसे उनकी होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी है। पत्रकार है ना तू, तो जा एक स्टेटमेंट लेकर आ और उनसे यह भी पूछना कि वहां पर मैं काम कब करता था, यह भी अच्छे से पूछना। और सुन, इसके साथ तू यह भी पूछना कि जिसने आपकी होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी, आप उसी के साथ में उठते बैठते हो, उसी से मिलते जुलते हो, उसके चैनल पे स्टेटमेंट देते हो, इंटरव्यूज वगैरह देते हो ऐसे आतंकवादी के साथ। तू ये सब पूछना जरूर, बिल्कुल पूछना जरूर। याद रखना कि तुझे तेरी अपनी औकात पता चल जाएगी और यह भी पता चल जाएगा कि पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने फरियादी बनकर मुझ पर एफआईआर दर्ज कराई भी है या नहीं। है हिम्मत तुझ में या स्टेटमेंट लेने की तो जा। इस आतंकवादी मानसिकता रखने वाले चिल्लर चूत भूपेंद्र की सच्चाई पता चले। इस वक्त हमारे साथ में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधानसभा क्षेत्र से वरिष्ठ विधायक माननीय भूपेंद्र सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस आतंकवादी मानसिकता रखने वाले कि यदा यदा ही धर्मस्यः ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्यः तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। और मेरे प्रिय फर्जी पत्रकार, थोड़ा पढ़ लिख जाते, अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करते तो तुझे सबूत यानी कि एविडेंस और एफआईआर के बीच का फर्क पता होता। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो चुका है, इसके तहत एफआईआर एक प्रारंभिक दस्तावेज है जो केवल अपराध की सूचना पर दर्ज किया जाता है और इसे न्यायालय सबूत के रूप में कभी स्वीकार नहीं करता और इसमें दर्ज किसी भी प्रकार के तथ्य न्यायालय में सत्य नहीं माने जाते और न्यायालय में किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए ठोस गवाह, दस्तावेज, भौतिक साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रोड्यूस करना होता है। यानी कि एफआईआर केवल एक जांच का आधार जरूर हो सकती है, लेकिन यह अपने आप में कोई एविडेंस नहीं है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तो भाई जा सबूत लेकर आ जिससे यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता हो कि मैं मोहम्मद जलील खान हूं और मैंने ही होटल दीपाली को बम से उड़ाने की धमकी दी है और अब भूपेंद्र सिंह के नाम से फर्जी पत्रकार बनकर शहर में खुलेआम घूम रहा हूं। जाना इसका कोई सबूत लेकर आ। और ध्यान से सुन, इंदौर के जिस साइबर कैफे का तू अपने वीडियो में जिक्र कर रहा है, कोर्ट के पूरे ट्रायल में इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल के पास ऐसा कोई भी साइबर कैफे होने का प्रमाण ही नहीं मिला, जिसे तू अपनी वीडियो में प्रमाणित भी कर रहा है। यह फर्जी मेल इंदौर की साइबर कैफे से किए गए हैं। इसको पकड़ने के लिए इस अपराधी को ढूंढते हुए पुलिस इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल के पास स्थित एक साइबर कैफे में पहुंची, जहां जांच पड़ताल करने पर इसी चिल्लर चोर भूपेंद्र को वहां से पकड़ा गया। पुलिस इसे इंदौर से कुत्तों की तरह घसीटते हुए, जूते मारते हुए सागर तक लेकर आई, जहां इसने अपना अपराध भी कबूल किया। इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गए। और ध्यान से सुन, यदि किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है और उसे कोई भी व्यक्ति विशेष या मीडिया संस्था या पत्रकार बिना किसी ठोस सबूतों के अभियुक्त को दोषी सिद्ध करने वाली सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करता है तो यह न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है। वहीं दोषी पाने जाने पर मीडिया हाउस या पत्रकार या व्यक्ति विशेष को न्यायालय सीधे सजा देता है।
सीधे सजा का मतलब तो समझता ही होगा। तू अपने अल्पज्ञान को सर्वज्ञान समझकर एक बहुत बड़ा अल्पज्ञानी बन चुका है। तू पहले जाकर लोगों से मिल जो कानून की समझ रखते हैं कि एफआईआर और एफआईआर में लिखा किसी भी प्रकार का तथ्य सबूत होता भी है या नहीं। ध्यान रखना, तुझे जाकर सिर्फ उन्हीं कानून के विद्वानों से प्रश्न पूछना है जो कि इस लाइन में यानी कि कानून में महारत हासिल किए हो, या किसी पुलिस अधिकारी से भी पूछ सकता है कि क्या एफआईआर किसी प्रकार का कोई सबूत है जिसे तू चीख चीख कर चिल्ला कर बता रहा है। जाकर पहले वह सबूत लेकर आ जिन सबूतों के आधार पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। जाकर एफआईआर करने वाले फरियादियों से मिल और उनसे पूछ कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करते समय क्या क्या सबूत प्रस्तुत किए हैं। अगर तुझे फरियादियों के बारे में जानकारी नहीं है तो मुझसे भी आकर मिल, मैं भी तुझे उन फरियादियों के नाम और कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। जाकर मिलना और उनसे सबूत के बारे में पूछना कि तेरे पास सबूत क्या है जिस आधार पर एफआईआर दर्ज करवाई। तुझसे हमने वह सबूत सार्वजनिक करने के लिए कहा कि बरगद हॉस्पिटल ने तुझे जो व्यक्तिगत बुलाकर हमारे खिलाफ जो सबूत दिए हैं उसे दिखा, उसे सार्वजनिक कर। तू ये सब छोड़कर मुझ पर दर्ज बिना किसी एविडेंस के एफआईआर दिखा रहा है। पागल हो गया है क्या? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। अब तुझे 24 घंटे की मोहलत और दे रहा हूं। सबूत लेकर आ कि वो कौन कौन सी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग तुझको अस्पताल प्रबंधन ने दी है जिसमें हम उसे ब्लैकमेल करके पैसे मांग रहे हैं। वह कौन सा आवेदन है जो अस्पताल प्रबंधन ने हमारे खिलाफ पुलिस को दिया है और जिस पर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह कौन सा गार्ड है जो कि अस्पताल प्रबंधन में भर्ती मरीज के परिवार का सदस्य है। और अब ये भी सबूत लेकर आ कि वह कौन कौन से एविडेंस है जिसके आधार पर मेरे खिलाफ थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। एक एफआईआर को तो सबूत बनाकर पेश कर रहा है। पागल हो गया क्या? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। अब तू सोच में पड़ जाएगा कि अगर एफआईआर सबूत नहीं है तो सबूत है क्या। अगर तू पढ़ा लिखा होता तो सबूत भी पता चलता। तो ध्यान से देख कि सबूत इसे कहते हैं जिसमें तेरे गिरोह का कथित साथी यानी कि एनडीटीवी का एक पत्रकार है जो अपने नाम पर यानी कि एनडीटीवी चैनल के नाम पर ब्लैकमेल कर एक टीचर से 10,000 रुपए मांग रहा है। अब मैंने तो ये आरोप लगा दिया। अब सबूत क्या होता है इसको सुन तो समझ में आएगा कि सबूत क्या कहलाता है। जी सर, हमारे जो साथ में है एनडीटीवी से अली भाई, लो बात कर लो आप उनसे। जी आप शिक्षक हो, होना चाहिए। आप बताइए क्या करना है। अब आप ही बताएं। अरे आप बता दो, आप समझदार है। तो हमने क्या बता दें। तो आप क्या चाहते हैं सर, आप बता दीजिए तो वही हो जाएगा। खबर प्रकाशित करनी है क्या नहीं करनी है? नहीं करनी, हमने बोला था उनसे। अच्छा, नहीं करनी है। इसके अलावा क्या बनना है? उसके अलावा आप बताएं। अब आप बताएंगे। अब आप कर दो, अपने हिसाब से कर दो, आपको जो सही लगे। अब आप समझ तो रहे हो और क्या। कितना? ये तो पहला सबूत है तुम्हारे एनडीटीवी के साथ ही सबके नाम खोलूंगा मैं जितने लोग हैं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने जिनके खुद के किरदार मरम्मत मांग रहे हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सनसनीखेज खबर के लिए जो पत्रकारिता की आड़ में छिपे खतरनाक गिरोह के काले कारनामों का पर्दा उठाती है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड कथित फर्जी पत्रकार शिवम दत्त तिवारी आईबीसी न्यूज, जी मीडिया और एनडीटीवी जैसे बड़े मीडिया हाउस की आईडी के दम पर मासूमों को अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए की उगाही करता है। हमारी बेबाक और बुलंद खोजी पत्रकारिता ने इस संगठित गिरोह के घिनौने खेल को बेनकाब किया है जिसमें दस्तावेजी सबूत, ऑडियो रिकॉर्डिंग और बैंक ट्रांजैक्शन की ताकत से सच्चाई को उजागर करने का हमने काम किया है। वहीं इस खबर में हम खोलेंगे उस साजिश के परत दर परत राज जिसमें खबरों और धमकियों का जाल बुनकर यह गिरोह समाज को लगातार लूट रहा है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई ने अब इस गिरोह को बौखला दिया है जिसके बाद इन्होंने हमारे चैनल के खिलाफ झूठ और साजिश का जाल फैलाने की कोशिश की है। हाल ही में बरगद हॉस्पिटल में हमारे पत्रकार पर हुए हमले को इस गिरोह के द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन हमने उनके हर झूठ को सबूतों की कसौटी पर कसते हुए चुनौती दी है। आज की इस खबर में देखिए कि कैसे सच्चाई की ताकत के आगे है फर्जीवाड़े का साम्राज्य धूल में मिलने जा रहा है। यह कहानी है हिम्मत, सच और इंसाफ की, जहां हमारी पत्रकारिता नकाबपोश अपराधियों के खिलाफ जंग छेड़े हुए है और अब इस खुलासे में सच्चाई का आलम तूफान बनकर सामने आने वाला है।
कहते हैं कि मखमली रास्ते ना आए हिस्से में मेरे, क्योंकि संघर्षों से मेरा गहरा नाता है और अच्छे वक्त में सिर्फ कश्तियां खरीदी जा सकती हैं, लेकिन तैरना तो बुरा वक्त ही सिखाता है। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। पिछले कई दिनों में हमारे चैनल पर चली विशेष खबरों में यह खुलासा हुआ है कि कथित फर्जी पत्रकार शिवम दत्त तिवारी एक संगठित गिरोह का सरगना है, जो पत्रकारिता की आड़ में आम नागरिक, व्यापारी और सरकारी अधिकारियों को धमकी देकर और ब्लैकमेल करके लाखों रुपए की जबरन वसूली करता है। कई दिनों से चल रही हमारी हर खबरों में तमाम साक्ष्यों के साथ यह दिखाने का प्रयास किया गया कि कैसे यह गिरोह फर्जी खबरें फैलाने, निजी जानकारी चुराने और ब्लैकमेल करने का गोरख धंधा चला रहा है। वहीं हमारी टीम ने कई पीड़ित लोगों से भी बातचीत की, जिसमें यह खुलासा हुआ कि कैसे कथित फर्जी पत्रकार शिवम दत्त तिवारी और उसके साथी IVC न्यूज, जी मीडिया और NDTV की आईडी दिखाकर पहले वीडियो बनाते हैं और फिर उसी वीडियो का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाकर एक मोटी रकम वसूलते हैं। इसके अलावा एक सरकारी अधिकारी ने भी खुलासा किया कि कैसे उनसे खबर चलाने की आड़ में ब्लैकमेल कर 5 लाख रुपए मांगे गए। पिछले कई दिनों में हमने अपनी खबर से इस गिरोह के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। शिवम दत्त तिवारी और उसके गिरोह पर फर्जी पत्रकार बनकर लोगों को फंसाने के आरोप है, जो देश भर में फर्जी पत्रकार द्वारा पहले ब्लैकमेल कांडों से मिलते जुलते हैं। हमने अपनी हर खबर में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑडियो रिकॉर्डिंग, मैसेजेस और बैंक ट्रांजैक्शन जैसे अहम सबूतों को पूरी पारदर्शिता के साथ दिखाने का हर संभव प्रयास किया है, ताकि दर्शक पूरी विश्वसनीयता के साथ खुद ही सही और गलत के बीच का फैसला कर सतर्क रहने का प्रयास कर सकें। हमारी इन खबरों को दिखाने के बाद कई पीड़ित हिम्मत करके सामने आए और तमाम सबूतों के साथ इनके खिलाफ सागर के मोतीनगर थाने, कोतवाली थाने और देवरी विधानसभा के महाराजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद शिवम दत्त तिवारी और उसके साथियों पर मोतीनगर थाने में मामला दर्ज हुआ और वहीं इनके अन्य साथियों पर देवरी विधानसभा के महाराजपुर थाने में मामला दर्ज हुआ है। तो वहीं कोतवाली थाने में दर्ज शिकायत की जांच चल रही है, जिसमें धोखे से इस गिरोह ने 15 लाख रुपए की महिंद्रा थार जीप एक निजी कंपनी से पहले तो किराए पर ली और फिर उसकी चोरी होने की झूठी कहानी रच डाली। वहीं इस जांच में इसलिए भी समय लग रहा है क्योंकि इस गिरोह में एक निमित दुबे नाम का व्यक्ति सामने आया है, जो अपने आप को एक आर्मी ऑफिसर होने का दावा करता है, क्योंकि इसी के अकाउंट से राजेंद्र सिंह के अकाउंट में 90,000 रुपए का ट्रांसफर किया गया और इसी राजेंद्र सिंह के नाम पर शिवम दत्त तिवारी और उसके भाई शिवांश दत्त तिवारी द्वारा कंपनी से महिंद्रा थार गाड़ी किराए पर ली गई। इसके बाद हमारी खबरें चलाने के बाद निमित दुबे के परिजनों का हमें फोन आया, जिसमें उन्होंने हमें जानकारी दी कि निमित दुबे का इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे द्वारा उनसे कहा गया कि अगर निमित दुबे का इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है तो वह पुलिस अधिकारियों के समक्ष जाकर अपना पक्ष रख सकता है कि आखिर क्यों उसने किसी अनजान नंबर पर अपने ही अकाउंट से 90,000 रुपए जैसी बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी। इसके दूसरे ही दिन निमित दुबे अपने परिजनों के साथ हमारे ऑफिस आ गया और अपना आर्मी ऑफिसर के रूप में परिचय दिया और अपनी पोस्टिंग झारखंड में होना बताया। उसने बताया कि शिवम दत्त तिवारी उसके मामा का लड़का है और उसके छोटे भाई शिवांश दत्त तिवारी ने उसे फोन करके कहा कि वह एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है, यानी कि समस्या में फंस गया है और उसे तुरंत 1,20,000 रुपए की जरूरत है। और इसके बाद शिवांश के बताए हुए एक अनजान नंबर पर निमित दुबे द्वारा 90,000 रुपए UPI के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया गया और शेष 30,000 रुपए निमित द्वारा शिवांश दत्त तिवारी को दे दिया गया। और फिर इसी बात का हवाला देकर निमित दुबे ने हमें बताया कि उसने एक आवेदन SP ऑफिस, IG ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस और कोतवाली थाने में दे दिया है। हालांकि हमें व्हाट्सएप के माध्यम से सिर्फ कलेक्टर कार्यालय की पावती भेजी गई, लेकिन उसके आवेदन में यह कहीं भी जिक्र नहीं है कि वह एक आर्मी ऑफिसर है और उसकी पोस्टिंग झारखंड में है। अब निमित दुबे कोई आर्मी अफसर है भी या नहीं, यह तो पुलिस जांच में पता चलेगा, लेकिन इस तरह निमित दुबे ने एक आवेदन देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। फिलहाल अभी इस मामले की जांच चल रही है। तो वहीं इस पुलिस एक्शन के बाद अब पूरा का पूरा गिरोह बौखला उठा है और अपने आप को सही साबित करने के लिए हमसे कई बार संपर्क किया, लेकिन जब हमने उनसे उनकी बेगुनाही के सबूत मांगे तो इस गिरोह ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही कोई शब्द थे इनके पास में।
इसके बाद हम अपनी खबरों पर लगातार काम करते चले गए। लेकिन इसी बीच यानी कि 26 सितंबर को हमारे चैनल के एक पत्रकार के साथ सागर के एक बरगद हॉस्पिटल में घटना हो गई। दरअसल पत्रकार को बरगद हॉस्पिटल में भर्ती एक मरीज के परिजन द्वारा फोन कर सूचना दी गई कि उनके रिश्तेदार के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है और बरगद हॉस्पिटल का प्रबंधन बिना फीस दिए परिजन को डेड बॉडी देने से मना कर रहा है, इनकार कर रहा है। और इसी सूचना पर हमारे चैनल की टीम पथरिया जाट स्थित बरगद हॉस्पिटल पहुंची और इस खबर को कवरेज करने के दौरान उसके साथ बरगद हॉस्पिटल के प्रबंधन द्वारा बेरहमी के साथ मारपीट की गई। वहीं इस मारपीट का वीडियो अन्य पत्रकार साथी द्वारा बना लिया गया और इसी वीडियो के आधार पर बरगद हॉस्पिटल के प्रबंधन के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई। इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर खबरों के माध्यम से जमकर वायरल हो गया। मगर जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इस कथित फर्जी पत्रकार शिवम दत्त तिवारी ने, यानी कि जिसके फर्जीवाड़े का खुलासा हम लगातार अपनी खबरों के माध्यम से कर रहे हैं, इसने इसी वीडियो को आधार बनाकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर डाल दिया जिसमें इसके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि हमारे चैनल द्वारा हॉस्पिटल प्रबंधन को ब्लैकमेल कर पैसे मांगे गए और इसी बात को लेकर हॉस्पिटल प्रबंधन ने रिपब्लिक सागर मीडिया के पत्रकारों को दौड़ा कर पीट दिया। जबरदस्ती अस्पताल पर दबाव बनाकर उनसे पैसों की मांग की गई और जब मांग नहीं मानी गई क्योंकि अस्पताल ने कोई गलत काम नहीं किया था, उन्होंने पैसे देने से मना किया, तो वहां पर कैमरा निकालकर वीडियो बनाकर जबरदस्ती इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। उसके बाद ये घटना होती है। इस वीडियो में यह भी दावा किया गया कि मरीजों के परिजन के साथ जो मारपीट हो रही है वो हॉस्पिटल प्रबंधन के कर्मचारियों द्वारा नहीं बल्कि परिवार के ही बीच आपसी झड़प हो रही थी कि फीस भी उनकी माफ़ की हुई है, पैसों का कोई लेन देन नहीं, अस्पताल का नहीं, वो परिवार के बीच में किसी प्रकार की झड़प हो रही है। तो वहीं इस वीडियो में यह भी दावा किया गया कि हॉस्पिटल में जिस मरीज की मौत हुई उसी मरीज के परिवार में एक व्यक्ति इसी हॉस्पिटल में गार्ड की नौकरी करता है और हॉस्पिटल का कोई मैटर था ही नहीं। ये दावा इस वीडियो में किया गया, आप भी सुन लें। एक चीज़ और बता दूं, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसके परिवार से कोई व्यक्ति अस्पताल में गार्ड की नौकरी भी करता है, अस्पताल का कोई मैटर था नहीं। अब इस वीडियो में यह भी दावा किया गया कि खुद को पत्रकार बताकर, यानी कि मैंने भूपेंद्र सिंह ने सिविल लाइन के थाना प्रभारी पर दबाव बनाया और अस्पताल प्रबंधन पर ही एफआईआर दर्ज करा दी। तो जिस प्रकार की 2 चोर वहां पर पहुंचे थे, एक थाने में पहुंचते हैं और तथाकथित पत्रकार खुद को बताकर थाना प्रभारी पर दबाव बनाते हैं, पुलिस वालों पर दबाव बनाते हैं और अस्पताल प्रबंधन पर एफआईआर करा देते हैं। इस वीडियो में यह भी दावा किया गया कि अस्पताल प्रबंधन ने हमारे चैनल और पत्रकार के खिलाफ थाने में एक आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने ना तो एफआईआर दर्ज की और ना ही अभी तक कोई कार्रवाई की है। इसमें सबसे कमाल की बात इस मामले में ये है कि इस पूरे मामले में जब अस्पताल प्रबंधन की तरफ से भी एक आवेदन दिया गया है, लेकिन उनकी तरफ से ना तो अब तक किसी एफआईआर होने की कोई खबर आई है और ना ही अब तक कोई कार्रवाई उनकी तरफ से होने की अब तक जानकारी मिली है। और इसी वीडियो में इस कथित पत्रकार के द्वारा यह भी कहा गया कि इस घटना के बाद हॉस्पिटल प्रबंधन ने शिवम तिवारी से संपर्क किया और यह उससे निवेदन किया कि हमने रिपब्लिक सागर मीडिया के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, तो उल्टा ही हमारे खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर ली गई। और इसके बाद हॉस्पिटल प्रबंधन ने ब्लैकमेल से संबंधित एविडेंस मतलब कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो शिवम तिवारी को सौंप दिए और इसी बात का हवाला शिवम तिवारी अपनी वीडियो में करता हुआ सुनाई दे रहा है। आप निजी एक प्रेमाइसिस में घुसे हो, बिना अनुमति के घुसे, आप वहाँ वीडियोग्राफी कर रहे थे, आप वहाँ ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, आप उनसे पैसे भी मांग रहे थे, उनके पास कुछ वीडियोस, कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हैं अस्पताल के पास जो उन्होंने मुझे भी दी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप वहाँ से साफ साफ निकल जाते हो, सामने वाले पे एफआईआर हो जाती है। लेकिन जब हमने इस घटना की जानकारी हॉस्पिटल प्रबंधन से यानी कि डॉक्टर दीपांशु दुबे से फोन के माध्यम से ली तो उनका कहना था कि वह तो किसी शिवम तिवारी नामक व्यक्ति तक को जानते ही नहीं, बात करना तो दूर की बात है। आप ही सुन लें। सर भूपेंद्र बात कर रहा हूँ सर, रिपब्लिक मीडिया से सर। जी बताएं सर। एक्चुअल में सर थोड़ी सी जानकारी लेनी थी आपसे। जी क्या आपने कोई आरोप लगाए हैं कि हम और हमारे चैनल के कोई पत्रकार आपको ब्लैकमेल कर रहे थे? नहीं, हमने किसी से कोई बात भी नहीं की है आपकी बात। एक वीडियो एक शिवम तिवारी ने डाला हुआ है, हम किसी को जानते भी नहीं है कि कौन है वो।
ना हमने, ना हमारे घर के किसी आदमी ने, ना हमारे अस्पताल के किसी आदमी ने कोई इस बारे में कोई बात नहीं। मैं सर एक बार वो वीडियो डालता हूँ, आप ये नंबर व्हाट्सएप पर है आपके? हाँ, मैं इसी नंबर पे वो व्हाट्सएप करता हूँ वीडियो वो, क्योंकि आपके विषय बोल रहा है कि प्रबंधन ने वीडियो दिए हैं, रिकॉर्डिंग दी है। जो घटना थी वो बाहर के बाहर ही हो गई थी। हाँ, हमने किसी से कोई बात नहीं की। नहीं, वो तो आप वहाँ पर आए थे, ऐसा कुछ होता तो आप उसी समय बताते। हाँ, हमने किसी से कोई बात नहीं। ठीक है, मैं वो वीडियो एक बार डाल रहा हूँ सर, एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, थैंक यू सर। जी। वहीं इस वीडियो में इस कथित पत्रकार के द्वारा सरकार, सागर की पुलिस प्रशासन और देश के लोकतंत्र पर भी तंज कसा गया, जैसे यह व्यक्ति कोई बड़ा समाजसेवी, बड़ा नेता या इस देश का भाग्य विधाता हो। तो इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि यह कैसे लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहा है। कमाल की बात है, कहाँ जा रहा है प्रशासन, किस तरफ जा रहा है हमारा देश, और क्या बात है लोकतंत्र। इस मामले में सागर पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, सोचना चाहिए। और कमाल की बात है, कहाँ जा रहा है प्रशासन, किस तरफ जा रहा है हमारा देश, और क्या बात है लोकतंत्र। अब जब यह वीडियो इस कथित पत्रकार द्वारा सोशल मीडिया पर डाली गई तो हमने इसको खबर के माध्यम से एक चैलेंज दे दिया कि वीडियो में आप जो दावा कर रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन ने जो हमारे द्वारा ब्लैकमेल करने के सबूत आपको दिए हैं, आप उनको सार्वजनिक कीजिए। जैसे वो कौन कौन सी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको अस्पताल प्रबंधन ने दी है जिसमें हम उसे ब्लैकमेल करके पैसे मंगा रहे हैं, और वह कौन सा आवेदन है जो अस्पताल प्रबंधन ने हमारे खिलाफ पुलिस को दिया है लेकिन जिस पर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा वह कौन सा गार्ड है जो कि अस्पताल में भर्ती मरीज के परिवार का सदस्य था। वहीं इसके अलावा भी हमने इस कथित फर्जी पत्रकार को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा था और चैलेंज भी दिया था कि इसके अलावा भी आप मेरे खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत पेश करें कि अगर मैंने अपने 12 साल के पत्रकारिता के करियर में अगर मैंने किसी को भी बेवजह परेशान किया हो या ब्लैकमेल किया हो तो सिर्फ एक सबूत लेकर आओ, और अगर सबूत ले आए तो मैं हमेशा के लिए ये माइक छोड़ दूंगा कि शिवम दत्त तिवारी, तुम्हारे पास 3 दिन है, वो रिकॉर्डिंग, वो सबूत जो तुम दावा कर रहे हो उसे सार्वजनिक करो, वीडियो बनाओ और दुनिया को दिखाओ कि रिपब्लिक सागर मीडिया ने अस्पताल प्रबंधन को कैसे ब्लैकमेल किया है। इस बरगद हॉस्पिटल को तो छोड़ो, बल्कि मेरे 12 साल के पत्रकारिता के करियर में अगर मैंने किसी को भी, चाहे मंत्री, विधायक, डॉक्टर, इंजीनियर या आम आदमी को भी बेवजह परेशान किया हो, ब्लैकमेल किया हो, तो सिर्फ एक सबूत लेकर आओ। मैं वचन देता हूं कि अगर तुमने ऐसा कोई सबूत लाकर दिखाया, कोई एक सबूत भी लाकर दिखाया, तो मैं ये माइक हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मेरे खून पसीने से बनाया रिपब्लिक सागर मीडिया का एम्पायर अपने हाथों से तबाह कर दूंगा। तो वहीं 3 दिन के अल्टीमेटम के बाद इस कथित फर्जी पत्रकार को एक एक्सेल शीट के रूप में मेरे खिलाफ सबूत भी मिल गए और मुझे इन आरोपों में दोषी भी करार कर दिया गया। वेरी गुड, और वेल डन भी बोलूंगा मैं तो। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में दोषी पाया जाना। मैं वचन देता हूं कि अगर तुमने ऐसा कोई सबूत लाकर दिखाया, कोई एक सबूत भी लाकर दिखाया, तो मैं ये माइक हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मेरे खून पसीने से बनाया रिपब्लिक सागर मीडिया का एम्पायर अपने हाथों से तबाह कर। अब बात करते हैं मुझ पर दर्ज उन मामलों की जो आपने अपने वीडियो में सबूत के तौर पर दिखाकर मुझे न्यायालय द्वारा दोषी हो जाना साबित कर दिया। आपने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस चिंदी चोर फर्जी पत्तलकार है नहीं कि भूपेंद्र सिंह पर, यानी कि मुझ पर गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह की शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी कि चुनाव के समय करोड़ों रुपए के लिए इस मंत्री को मैंने ब्लैकमेल किया है और इसमें मुझे करीब 2-3 साल की सजा और जमानत पर मैं अभी बाहर हूँ, ये भी बताया है। इसके अलावा ये इसने दूसरी लाइन भी लिखी है कि मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मेरे खिलाफ आतंकवाद की धाराओं में मामला दर्ज करवाया था और प्रशांत श्रीवास्तव की कोर्ट ने बम कांड पर मुझे 5 साल की सजा दी और जिसमें भी मैं जमानत पर बाहर हूँ। और तीसरी तो भाई हद ही है, इसमें लिखा है कि भूपेंद्र सिंह ने, यानी कि मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मुझ पर धोखाधड़ी करने पर इंदौर में एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें मुझे 3 साल की सजा हुई और उस पर भी मैं जमानत पर बाहर हूँ। तो वहीं इसके अलावा तूने अपनी पोस्ट में एक और लाइन लिखी कि अब और क्या सबूत चाहिए तुझे, एक बाप की औलाद हो तो अपने वचन का पालन कर
और पत्रकारिता छोड़ सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर। ये तूने लिखा है लाइन में। इसके बाद लिखता है कि इन तमाम सबूतों के साथ बहुत जल्द फरियादी करेंगे प्रेस वार्ता। अच्छी बात है, करने दो प्रेस वार्ता। क्या तुझे जानकारी है कि जिस प्रकरण में तू मुझे दोषी बता रहा है उन सभी प्रकरण का न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है? ये तेरे लिए जानकारी है कि नहीं? तूने अपने वीडियो में कहा कि मैंने इंदौर में एक साइबर कैफे से मोहम्मद जलील खान बनकर एक होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी है और मैं इस होटल में काम भी करता था जहां पर मैं चिल्लर चोरी करते हुए धरा गया, जिसके बाद मुझे होटल प्रबंधन द्वारा ऐसी लात मारी गई, बड़ी स्टाइल से बोलता है, ऐसी लात मारी गई कि मैं सीधा सागर से इंदौर जाकर गिरा। ये कहानी शुरू होती है साल 2014 से, जब चिल्लर चोर भूपेंद्र सागर की एक बहुत बड़ी होटल में काम किया करता था। इस होटल में अकाउंटेंट के तौर पर काम करने वाला भूपेंद्र एक दिन होटल में चिल्लर चोरी करते हुए धरा गया। अकाउंट्स में हेरफेर को लेकर होटल प्रबंधन ने तुरंत इसे गेट पर खड़ा करके इसके पिछवाड़े पर ऐसी लात मारी कि ये सीधा सागर से जाके इंदौर में गिरा। निकाले जाने और बेइज्जती करने की बात का बदला लेने के लिए चिल्लर चोर भूपेंद्र ने कुछ दिनों बाद एक फर्जी ईमेल आईडी बनाकर, जी हाँ, मोहम्मद जलील के नाम से एक फर्जी ईमेल आईडी बनाकर सागर के प्रशासन और उसी होटल के प्रबंधन को एक फर्जी ईमेल भेजा, जिसमें उसने होटल में और सागर की कई कुछ अन्य जगहों पर भी बम लगाने की धमकी दे डाली। यह फर्जी मेल इंदौर के साइबर कैफे से किए गए हैं। इसको पकड़ने के लिए इस अपराधी को ढूंढते हुए पुलिस इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल के पास स्थित एक साइबर कैफे में पहुंची, जहां जांच पड़ताल करने पर इसी चिल्लर चोर भूपेंद्र को वहां से पकड़ा गया। पुलिस इसे इंदौर से कुत्तों की तरह घसीटते हुए, जूते मारते हुए सागर तक लेकर आई, जहां इसने अपना अपराध भी कबूल किया। और जिस होटल का नाम तू वीडियो के माध्यम से दिखा रहा है वह दीपाली होटल है, तो जाहिर सी बात है कि यह होटल मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह की है। तो उनसे जाकर पूछ कर आ कि मैंने कब और कैसे उनकी होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी है। पत्रकार है ना तू, तो जा एक स्टेटमेंट लेकर आ और उनसे यह भी पूछना कि वहां पर मैं काम कब करता था, यह भी अच्छे से पूछना। और सुन, इसके साथ तू यह भी पूछना कि जिसने आपकी होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी, आप उसी के साथ में उठते बैठते हो, उसी से मिलते जुलते हो, उसके चैनल पे स्टेटमेंट देते हो, इंटरव्यूज वगैरह देते हो, ऐसे आतंकवादी के साथ। तू ये सब पूछना जरूर, बिल्कुल पूछना जरूर। याद रखना कि तुझे तेरी अपनी औकात पता चल जाएगी और यह भी पता चल जाएगा कि पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने फरियादी बनकर मुझ पर एफआईआर दर्ज कराई भी है या नहीं। है हिम्मत तुझ में या स्टेटमेंट लेने की, तो जा। इस आतंकवादी मानसिकता रखने वाले चिल्लर चोर भूपेंद्र की सच्चाई पता चले। इस वक्त हमारे साथ में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधानसभा क्षेत्र से वरिष्ठ विधायक माननीय भूपेंद्र सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस आतंकवादी मानसिकता रखने वाले कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और मेरे प्रिय फर्जी पत्रकार, थोड़ा पढ़ लिख जाते, अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करते तो तुझे सबूत यानी कि एविडेंस और एफआईआर के बीच का फर्क पता होता। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो चुका है, इसके तहत एफआईआर एक प्रारंभिक दस्तावेज है जो केवल अपराध की सूचना पर दर्ज किया जाता है और इसे न्यायालय सबूत के रूप में कभी स्वीकार नहीं करता और इसमें दर्ज किसी भी प्रकार के तथ्य न्यायालय में सत्य नहीं माने जाते और न्यायालय में किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए ठोस गवाह, दस्तावेज, भौतिक साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रोड्यूस करना होता है। यानी कि एफआईआर केवल एक जांच का आधार जरूर हो सकती है, लेकिन यह अपने आप में कोई एविडेंस नहीं है। तो भाई जा सबूत लेकर आ, जिससे यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता हो कि मैं मोहम्मद जलील खान हूं और मैंने ही होटल दीपाली को बम से उड़ाने की धमकी दी है और अब भूपेंद्र सिंह के नाम से फर्जी पत्रकार बनकर शहर में खुलेआम घूम रहा हूं। जाना इसका कोई सबूत लेकर आ। और ध्यान से सुन, इंदौर के जिस साइबर कैफे का तू अपने वीडियो में जिक्र कर रहा है, कोर्ट के पूरे ट्रायल में इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल के पास ऐसा कोई भी साइबर कैफे होने का प्रमाण ही नहीं मिला, जिसे तू अपनी वीडियो में प्रमाणित भी कर रहा है। यह फर्जी मेल इंदौर के साइबर कैफे से किए गए हैं।
इसको पकड़ने के लिए, इस अपराधी को ढूंढते हुए पुलिस इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल के पास स्थित एक साइबर कैफे में पहुंची, जहां जांच पड़ताल करने पर इसी चिल्लर चोर भूपेंद्र को वहां से पकड़ा गया। पुलिस इसे इंदौर से कुत्तों की तरह घसीटते हुए, जूते मारते हुए सागर तक लेकर आई, जहां इसने अपना अपराध भी कबूल किया। और ध्यान से सुन, यदि किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है और उसे कोई भी व्यक्ति विशेष या मीडिया संस्था या पत्रकार बिना किसी ठोस सबूतों के अभियुक्त को दोषी सिद्ध करने वाली सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करता है, तो यह न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है। वहीं दोषी पाने जाने पर मीडिया हाउस या पत्रकार या व्यक्ति विशेष को न्यायालय सीधे सजा देता है। सीधे सजा का मतलब तो समझता ही होगा। तू अपने अल्पज्ञान को सर्वज्ञान समझकर एक बहुत बड़ा अल्पज्ञानी बन चुका है। तू पहले जाकर लोगों से मिल जो कानून की समझ रखते हैं कि एफआईआर और एफआईआर में लिखा किसी भी प्रकार का तथ्य सबूत होता भी है या नहीं। ध्यान रखना, तुझे जाकर सिर्फ उन्हीं कानून के विद्वानों से प्रश्न पूछना है जो कि इस लाइन में यानी कि कानून में महारत हासिल किए हो, या किसी पुलिस अधिकारी से भी पूछ सकता है कि क्या एफआईआर किसी प्रकार का कोई सबूत है जिसे तू चीख चीख कर चिल्ला कर बता रहा है। जाकर पहले वह सबूत लेकर आ जिन सबूतों के आधार पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। जाकर एफआईआर करने वाले फरियादियों से मिल और उनसे पूछ कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करते समय क्या क्या सबूत प्रस्तुत किए हैं। अगर तुझे फरियादियों के बारे में जानकारी नहीं है तो मुझसे भी आकर मिल, मैं भी तुझे उन फरियादियों के नाम और कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। जाकर मिलना और उनसे सबूत के बारे में पूछना कि तेरे पास सबूत क्या है जिस आधार पर एफआईआर दर्ज करवाई। तुझसे हमने वह सबूत सार्वजनिक करने के लिए कहा कि बरगद हॉस्पिटल ने तुझे जो व्यक्तिगत बुलाकर हमारे खिलाफ जो सबूत दिए हैं उसे दिखा, उसे सार्वजनिक कर। तू ये सब छोड़कर मुझ पर दर्ज बिना किसी एविडेंस के एफआईआर दिखा रहा है। पागल हो गया है क्या? अब तुझे 24 घंटे की मोहलत और दे रहा हूं। सबूत लेकर आ कि वो कौन कौन सी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग तुझको अस्पताल प्रबंधन ने दी है जिसमें हम उसे ब्लैकमेल करके पैसे मांग रहे हैं। वह कौन सा आवेदन है जो अस्पताल प्रबंधन ने हमारे खिलाफ पुलिस को दिया है और जिस पर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह कौन सा गार्ड है जो कि अस्पताल प्रबंधन में भर्ती मरीज के परिवार का सदस्य है। और अब ये भी सबूत लेकर आ कि वह कौन कौन से एविडेंस है जिसके आधार पर मेरे खिलाफ थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। एक एफआईआर को तो सबूत बनाकर पेश कर रहा है। पागल हो गया क्या? अब तू सोच में पड़ जाएगा कि अगर एफआईआर सबूत नहीं है तो सबूत है क्या। अगर तू पढ़ा लिखा होता तो सबूत भी पता चलता। तो ध्यान से देख कि सबूत इसे कहते हैं जिसमें तेरे ग्रोह का कथित साथी यानी कि एनडीटीवी का एक पत्रकार है जो अपने नाम पर यानी कि एनडीटीवी चैनल के नाम पर ब्लैकमेल कर एक टीचर से 10,000 रुपए मांग रहा है। अब मैंने तो ये आरोप लगा दिया, अब सबूत क्या होता है इसको सुन तो समझ में आएगा कि सबूत क्या कहलाता है। जी सर, हमारे जो साथ में है एनडीटीवी से अली भाई, लोग बात कर लो आप उनसे। जी हेलो। जी भैया। जी सर सुनाइए। जी बोले भैया। नमस्कार, सुनाइए। जी सर आप सुनाए। अब आपके द्वारा जो लापरवाही हुई गई है, हाँ ये तो नहीं होनी चाहिए। जी राष्ट्र ध्वज का अपमान होगा, ये तो गलत है। आप शिक्षा को नहीं होना चाहिए। आप बताइए क्या करना है। अब आप ही बताएं। अरे आप बता दो, समझदार है। हमने क्या बता दें, हमने तो बता दिया था उनको। छोटे छोटे बच्चों के लिए आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप देते। नहीं, छोटे बच्चों को नहीं सौंपी हमने, अपने अधीन। वहाँ के ग्रामीण लोग बोल रहे थे सर। नहीं, ग्रामीण क्या बोले बताओ। और हम लोगों ने भी देखा, ग्रामीणों से बाइट ली। चलो तो आप बताइए कि आप क्या है। आप बताएं। हम क्या बता रहे हैं, आप बता दो। कुछ बताना ही पड़ेगा। आप अपने स्टेटमेंट में बता दें क्या लिखना है तो वही लिख देंगे। हमने तो बता दिया स्टेटमेंट उनको क्या लिखना है। अरे हमने बोला था, मैंने हर समस्या का हल रहता है तो उसका भी मैंने बताओ। इनसे भैया से पूछा था, जो कौन है भैया, सेन जी। अब आप बताएं। अब मैंने भैया से बोला था, उनसे सेन जी से। क्या बोला था? मैंने कहा बताओ क्या कर रहे हैं। नहीं तो आप क्या चाहते हैं सर, आप बता दीजिए तो वही हो जाएगा। खबर प्रकाशित करनी है क्या नहीं करनी है? नहीं करनी, हमने बोला था उनसे। अच्छा, नहीं करनी है। इसके अलावा क्या करना है? उसके अलावा आप बताएं। अब आप बताएंगे। अब आप कर दो, अपने हिसाब से कर दो, आपको जो सही लगे। अब आप समझ तो रहे हो। और क्या कितना
आपको जो सही लगे कर दो और क्या। अरे तो आप तो बताएंगे। लापरवाही तो बड़ी है इसमें। हाँ, तो लापरवाही तो है नहीं। आप ही तो बताएंगे। अब कर दो, अब हम क्या बता रहे हैं। अरे यार तो बताओगे तो आप यार भी है। नहीं होगी लोग 10 बोल रहा है कि 10,000 कर दो। 10,000 10,000 कहाँ मानो। तो आपको जो सही लगे इसलिए तो बोल रहे हैं। क्या उचित लग रहा तो वो कर दो आप। 10,000 और क्या आप बता दो। हमारे पास में 10,000 नहीं। ये तो पहला सबूत है तुम्हारे एनडीटीवी के साथ ही सबके नाम खोलूंगा मैं जितने लोग हैं। अब ये दूसरा सबूत भी देख। चल मैं आरोप लगाता हूं कि तू सागर के कलेक्टर ऑफिस और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने जितने भी फरियादी आते हैं तू खबर के नाम पर उनको ब्लैकमेल करता है और पैसे लेता है। ये मैंने आरोप लगाए। आरोप लगाने में तू गलत साबित नहीं हो जाएगा, लेकिन अब मैं सबूत बताऊंगा कि तू कैसे एसपी कार्यालय के सामने, एसपी ऑफिस के सामने खड़ा होकर कैसे गरीबों से पैसे मांगता है। ये वो महिला का वीडियो है जिसमें तू खबर के नाम पर उससे पैसे मंगा रहा है। इस वीडियो को देख, इसे कहते हैं सबूत। नंबर दो अपना, कितने करवा रहे हो? 200-500 दे दो। फोन पे कितने करवा रहे हो आप बाद में? और पैसा चाहने के रहे और पैसा और 500 तो ले लो। कितने जा रहे हैं जी? दो जी हैं। और सबूत इसे भी कहते हैं कि जिसमें तू पत्रकारिता की आड़ में लोगों को खुलेआम धमका रहा है कि तू मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल का पत्रकार है और 6 साल का तुझे अनुभव है। ऐसे पत्रकार ऐसे बात करते हैं क्या कभी? देख, इसको भी सुन। और इसके अलावा भी कई सबूत है भाई। आप सोचो कि एक ही बार में सब परोस दूं, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में दूंगा भाई तेरे लिए मैं। 6 साल हो गए मैं पत्रकारिता कर। तो भैया भैया हम डाल दो आपने। सुन लो हमारी बात। हम न्यूज न रहा है हम तो भाई। नहीं हमें डाल दो, हम तो वह कह रहे भैया। तो शिवम तिवारी, तू अपने आप को आईबीसी न्यूज चैनल का बहुत बड़ा पत्रकार बताता है ना, तो फिर अभी जा और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह से जाकर पूछ और उनका स्टेटमेंट ले, जिनके नाम पर तूने अपनी पोस्ट में उन्हें एक फरियादी के रूप में पेश कर दिया है। साफ साफ लिखा है। शिवम तिवारी, तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि तूने कितना बड़ा अपराध कर दिया है और यही कानून अब तुझ पर क्या क्या एक्शन लेगा इसकी कल्पना भी नहीं कर पाएगा। देख शिवम, पहले मैं ऑनरेबल कोर्ट से परमिशन ले लूं, फिर उसके बाद मुझ पर जितने भी मामले दर्ज हैं उनका एक एक कर मैं खुद ही खुलासा करूंगा कि कौन कौन सी धाराएं हैं और वो कौन कौन से फरियादी हैं और मुझ पर एफआईआर क्यों की गई है। इसके साथ यह भी खुलासा करूंगा कि फरियादियों ने मुझ पर शिकायत करते समय क्या क्या एविडेंस दिए हैं और यह भी खुलासा करूंगा कि कैसे इन मामलों में मुझे दोष मुक्त किया गया है। देख शिवम, मैं ये नहीं चाहता कि अनजाने में मैं भी न्यायालय का एक ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर दूं या न्यायालय के बारे में कुछ ऐसा बोलूं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आ जाए। इसलिए मुझे थोड़ा समझने के लिए समय चाहिए। कल बैठूंगा कुछ वकीलों के साथ और जिन जिन प्रकरणों में तूने मुझे दोषी बता दिया है और यह भी बता दिया है कि उनमें मुझे कितनी सजा मिली है। अगर सोच, उन प्रकरणों में अगर मैं दोष मुक्त हो गया हूं या उनमें से कोई प्रकरण अभी न्यायालय में विचाराधीन हो या निर्णय नहीं है, तूने तो मुझे दोषी करार कर दिया। तो सोच तेरे साथ यह कानून क्या करेगा जिसकी तूने सरेआम धज्जियां उड़ाई हैं। कहते हैं कि जंगली कुत्ते जब आवारा बिल्लियां मार लेते हैं तो वो बड़े वहम में हो जाते हैं कि शेर का शिकार करना तो अब आसान है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक चिल्लर चोर भूपेंद्र की पहले मोहम्मद जलील और फिर मोहम्मद जलील से पत्रकार बनने की शानदार कहानी। सागर के उस मोहम्मद जलील खान और भूपेंद्र की कहानी का पहला और एक बहुत ही छोटा सा भाग। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ
हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश।